जैसा मैंने कहा समस्या पता है, तो समस्या तो पता है ही, समस्या कर्जा है। समाधान भी पता है, समाधान कहां से निकलेगा, यह काम मैं या कोई संस्था, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यह सरकार के स्तर का काम है। समस्या सरकार की पैदा की हुई है, समाधान भी सरकार से ही निकलेगा। अब सवाल यह उठता है कि वर्तमान सरकार यह काम करेगी या आने वाली सरकारें करेंगी, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। मैं चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है, ख्वाहिश है कि वर्तमान सरकार ही वो काम कर दे, क्योंकि जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं, एक एक दिन उनके लिए पत्थर की तरह है। मैं जानता हूं कि वो कैसे अपना दिन गुजार रहे हैं। जब खाने के लिए रोटी ना हो, जब बच्चे परेशान हों और पता हो कि घर पर कोई दस्तक देने आने वाला है, कोई कर्जा मांगने आने वाला है, उस दुख तकलीफ को वो व्यक्ति नहीं समझ सकता जिसका पेट भरा है और जिसके घर कोई कर्जा मांगने नहीं आ रहा है। वही समझेगा जिसने इस दर्द को झेला होगा। आज मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, लेकिन मैंने वो दर्द झेला हुआ है, मैं उस दौर से निकला हूं। और जो व्यक्ति उस दौर से निकला होता है वही उस समस्या को समझ सकता है। आपकी समस्या आज कितनी है, कितनी गंभीर है, इसे वही समझेगा जो समस्या से गुजर रहा है। जो समस्या से नहीं गुजर रहा है वो इसको समझ नहीं पाएगा। आप सब लोग जाने में, अनजाने में, गलती से, जानबूझकर उस समस्या में फंस गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्जे में नहीं फंसे हैं, दलदल में नहीं फंसे हैं, लेकिन कर्जा उनके ऊपर भी है, उन्होंने या तो चुका दिया या चुकाने की स्थिति में है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े, वो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं और वो रोज झेल रहे हैं उस दर्द को। और जो सरकार के आंकड़े, मैंने तो अपनी तरफ से आंकड़े नहीं बनाए, एनसीआरबी का डाटा है। एनसीआरबी मेरी संस्था तो नहीं है, भारत सरकार की संस्था है। एनसीआरबी का कहना है पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है। 50,000। और ये किसान नहीं है, ये साधारण नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले छोटे मझोले व्यापारी हैं। और पिछले 1 साल में ही 2022 में ही 20,000 व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की। और यह संख्या किसानों द्वारा की गई आत्महत्या कर से भी ज्यादा है। पिछले साल किसानों ने जितनी आत्महत्या की उससे ज्यादा व्यापारियों ने आत्महत्या की। अब समस्या की गंभीरता हमें पता है, एनसीआरबी का डाटा है, भारत सरकार का डाटा है, सरकार को भी पता है। अब सवाल यह है कि सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही और कब एक्शन ले सकती है, कैसे समाधान मिल सकता है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं नेताओं को ट्रेनिंग देता हूं। 2006 से मैं ये काम कर रहा हूं। मैं नेताओं की नब्ज अच्छी तरह जानता हूं। उन्हें एक ही चीज का डर लगता है, कुर्सी का। जब उन्हें लगता है उनकी कुर्सी खतरे में है, जब उन्हें लगता है उनकी कुर्सी जा सकती है, जब उन्हें लगता है कि सत्ता चली जाएगी, तो फिर उस सत्ता को बचाने के लिए जो करना होता है करते हैं, उल्टे लटक जाते हैं। साहब, आप जो मांगोगे मान लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कुर्सी खतरे में है। अब हम लोग यहां 150-200 लोग हैं, हम लोग तो कुर्सी खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन वो जो संख्या बल हमारे साथ 11 लाख का जुड़ा हुआ है, वो उनकी कुर्सी खतरे में डाल रहा है। कैसे डाल रहा है? 11 लाख भी कोई बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ये 11 लाख परिवार हैं। और ये कैसे परिवार हैं? ये आम परिवार नहीं है, ये व्यापारी परिवार है। ये कुछ काम धंधा करता है, इसे मालूम है कि वो 100 लोगों से रोज व्यापार करता है, मिलता है, बातचीत करता है। एक छोटा परचून की दुकान चलाने वाला व्यक्ति भी 100 लोगों से रोज बातचीत करता है, यानी वो 100 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और 100 लोग नहीं, 100 परिवार। तो सरकार के अंदर जो डर है, वो डर क्या है कि 11 लाख इंटू 100 यानी 11 करोड़। और अगर हर व्यक्ति ने 4-4 वोट भी डलवा दिए तो 44 करोड़। कुर्सी खतरे में आ सकती है। और यह संख्या आज है। मुझसे किसी ने कहा था रामलीला मैदान के कार्यक्रम के बाद कि चौधरी साहब आपने कुछ किया कि नहीं किया, एक काम बहुत बढ़िया कर दिया, बिल्कुल राइट टाइम पे मुद्दा उठाया। मैंने अच्छा कैसे? कहते चुनाव आने वाले ना। मैंने नहीं, मैंने ये सोच के मुद्दा नहीं उठाया था।
भले ही मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, लेकिन मेरा काम ये नहीं था, और ये चुनाव का होता तो मैं आज ये मुद्दा उठाता। मैंने जुलाई 2022 से काम करना शुरू किया, और मैंने नहीं किया, उस नियति ने, उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह, जो भी उसे कहो, उसने मुझसे करवाया। एक खबर आई कि एक परिवार में, महाराष्ट्र के एक परिवार में 9 लोगों ने आत्महत्या कर ली कर्जे कारण। मुझे लगा यार ये तो गलत बात है, कर्जे के कारण कोई व्यक्ति मर जाए। और क्योंकि मैं अपने जीवन में एक फेज ऐसा रहा था कि कर्जे में रहा था, दिक्कत में था, तो मैं वो दर्द समझ पाया। मेरी ट्रेनिंग हुआ करती थी कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके। मैंने तय किया मैं वो ट्रेनिंग फ्री में दूंगा, और मैंने ऐसी गाड़ी में बैठकर एक वीडियो बनाई। मैंने कहा भाई कर्जे के कारण कोई गलत कदम मत उठाओ, कोई दिक्कत है, परेशानी है, मुझसे संपर्क करो, मैं कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग आपको निःशुल्क देने के लिए तैयार हूं, कोई गलत कदम मत उठाना। बस इतना सा बोला था, 1 मिनट की, और उसका पता है असर क्या हुआ? लगभग 37 मिलियन, 3,70,00,000 लोगों ने उसे देखा, हजारों लोगों ने संपर्क किया, और लोगों ने अपनी समस्याएं बतानी शुरू करी। सच बताऊं तब तक मुझे अंदाजा नहीं था, मेरी बात पर विश्वास करना, मुझे अंदाजा नहीं था ये समस्या इतनी गंभीर होगी। लेकिन जब पता चला कि हर दूसरा व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंसा है। प्रॉब्लम क्या थी? कोई बोल नहीं रहा था, हर किसी को लग रहा था सबका बढ़िया चल रहा है, मेरा खराब है। रामलीला मैदान में यह बात भी साफ हो गई कि मेरा अकेले का खराब नहीं है, लाखों लोग हैं जिनका व्यापार खराब हुआ। और जैसा अभी साथियों ने भी कहा, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन। नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया। और अगर नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन कारण किसका व्यापार तबाह होता है, किसी की नौकरी चली जाती है, तो इसका जिम्मेदार वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए जिसने किया, और वो किया सरकार ने, तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हम कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहे, हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे। उस दिन जब ये वीडियो सुनी तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, फिर आगे हम संवाद करते रहे। नवंबर 2022 यानी पिछले साल इन्हीं दिनों में यह तय हो गया था, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे कि एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, जनता परेशान है। और लोगों ने मानना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि उनका व्यापार कैसे तबाह हुआ, उनकी नौकरी कैसे छूटी, दिक्कत क्या आई, लोगों ने खुलकर बोलना शुरू किया। और यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, लोग खुल करके बोलने लगे। यहां जब इतने साथी आए, और अभी जैसा बताया गया था 22 राज्यों में हमारी टीम बनी हुई है। 2 दिन के अंदर 22 राज्यों में हमने 1600 लोग टीम में तैयार कर दिए, और हर व्यक्ति 1000-1000, 2-2000 लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। और जोड़ना कुछ नहीं, दुख में है, तकलीफ में है, उसका साथ दे दो बस। जोड़ना मतलब यहां ही नहीं है कि मेंबर बनाना है, पैसा लेना है, पैसा तो लिया ही नहीं जाता, सारा फ्री है। लेकिन किसी के साथ कुछ नहीं करना, बस को जाके बता दो कि भाई तू कर्जे के कारण अगर परेशान है तो इसमें गलती तेरी नहीं है, सरकार की गलत नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है। अपने आप को दोषी मत ठहरा, अपने आप को दोष मत दे। बस कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो आपसे संपर्क वो कर सके, अपना नंबर उसको दे दो। कम से कम अगर आप 1000 लोगों से मिलोगे तो मैं लिख कर दे रहा हूं 800 लोग कर्जे में मिलेंगे। कई जगह पर तो गांवों में पता है क्या हो रहा है, 1000 में से 900, 950 लोग कर्जे में है। हर व्यक्ति ने या तो साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, बैंक से लिया, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, कोई ना कोई कर्जा चल रहा है। और मैं आप सबकी हिम्मत की भी दाद दूंगा। देखो अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं यार, अपनी लड़ाई तो हर कोई लड़ता ही है ना। आपके घर कोई आएगा बदतमीजी करेगा तो आप बोलोगे ना। बहुत कम गिने चुने ऐसे क्रांतिकारी लोग होते हैं जो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, जो दूसरों की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और आज आपने तय किया है कि मैं भले ही कर्जे में हूं, भले ही दिक्कत में हूं, लेकिन मैं दूसरों की लड़ाई लड़ूंगा, दूसरों की आवाज उठाऊंगा। इससे बढ़िया क्रांतिकारी काम नहीं हो सकता साथी। ये बहुत बड़ी बात है। जब स्थिति अच्छी हो ना, पेट भरा हो, तो दूसरों के लिए काम तब कर लेते हैं। सेवा का काम तभी होता है जब पेट भरा हो, खाली पेट सेवा का काम नहीं होता। लेकिन आपने तय किया कि भले ही मेरे साथ दिक्कत है। मुझे बताया गया यहाँ एक बहन ऐसी आई है जिन्हें रेगुलरली परेशान किया जा रहा था, साहूकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, और वो डरती थी, बोल नहीं पाती थी। कर्जा मुक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा उस बहन का, लेकिन जब उसके बारे में मुझे बताया तो मुझे लगा मुझे बात बोलनी चाहिए। जब कर्जा मुक्ति अभियान की टीम से जुड़ी और उन्हें एहसास हुआ कि गलती मेरी नहीं है, और उन्होंने खुलकर बोलना शुरू कर दिया, और आज वो टीम का पार्ट बन गई। ये जो लोग दबे कुचले हैं ना, जो परेशान है, जिन्हें दबाया जा रहा है, मैं बार बार कहता हूं उन्हें इतना मत दबाओ।
उन्हें इतना मत डराओ कि उनका डर ही खत्म हो जाए। अब उनका डर ही समाप्त हो गया। उन्हें डराया जा रहा था बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है करिए बदनामी, मैं अकेली थोड़ी हूं जो परेशान हूं। और मत डरना किसी से। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। हमारी मांग क्या है? हमको क्या मांग कर रहे हैं? कोई बहुत बड़ा हम कोई अपने लिए महल मांग रहे हैं क्या? हम क्या कह रहे हैं? या तो कर्जा माफ कर दो, और अगर कर्जा माफ नहीं कर सकते 2 साल का समय दे दो। यही तो मांगे ना। और जिनका कोई कमाने वाला नहीं रहा, जिनका व्यापार समाप्त हो गया, जो व्यक्ति जिसने लोन लिया वो दुनिया में ही नहीं रहा, उसका तो लोन माफ कर दो यार। अभी परसों वाराणसी में कार्यक्रम था, यहाँ इस्लाम जी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उन्होंने एक वीडियो डाली एक महिला की रोते हुए। वो उसके पति एक्सपायर कर गए हैं, लोन वाले परेशान कर रहे हैं। LIC में वो महिला काम करती है, जैसे तैसे करके घर चला रही है, और उसको कह रहे हैं आपका घर छीन लिया जाएगा। है छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घर से निकाला जा रहा है। अभी बच्चों के सर से पिता का साया चला गया, और तुम बच्चों के सर से छत भी छीन लेना चाहते हो। ये इंसानियत है? किसके लिए? ये किसके लिए यार? ये सरकार किसके लिए होती है? जनता के लिए। और अगर जनता ही खुश नहीं है तो उस सरकार के होने का क्या औचित्य रह जाता है, जो सरकार अपनी जनता की केयर नहीं कर सकती। संविधान कहता है सरकार किसकी? जनता के द्वारा चुनी गई, जनता के बीच में से जनता की सरकार। यहां तो न जनता के द्वारा चुनी जा रही है, न जनता के लिए काम कर रही है, और न जनता की सरकार है। यहां तो उद्योगपतियों के द्वारा, उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपतियों की चुनी हुई सरकार है। और अभी RTI से खुलासा हुआ कि 15 लाख करोड़, एक RTI में तो लिखा गया 25 लाख करोड़। एक व्यक्ति का फोन आया, कहते साहब आप कह रहे हो 25 लाख करोड़, कहीं पे लिखा है 15 लाख करोड़। मैं कहता हूं 1 रुपया भी माफ हुआ है? अगर अमीरों का 1 रुपया भी माफ हुआ है तो आम जनता का भी 1 रुपया माफ करना पड़ेगा। अगर 15 लाख करोड़ रुपए तुमने अमीरों का माफ किया, 15 लाख करोड़ रुपए जनता का माफ कर दो। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भाई? और पता है 15 लाख करोड़ कितना होता है? 15 लाख करोड़ कितना होता है सभी का? यहां जितने बैठे सबका 2-2, 3-3, 4-4 बार में हो जाएगा। जो 11 लाख लोग जुड़े उनका सबका हमने कैलकुलेट करा, टोटल अमाउंट बन रहा है 2 से 2.5 लाख करोड़। अब सोचिए, मतलब उनका अगर 4-4 बार कर्जा माफ करोगे तब जाकर के होगा भाई इतना, जितना इन्होंने 9 साल में अमीरों का कर दिया। और किनका कर दिया? जिनके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ रुपए हैं। अभी जी न्यूज के मालिक सुना होगा ना, सुभाष चंद्रा, हाँ, उसके ऊपर लोन था जी 48,000 करोड़। ध्यान से समझना, 48,000 करोड़। उसने कहा जी मैं दे नहीं पाऊंगा, तो बैंक ने उसको बुला के सेटलमेंट करना शुरू करा। और कितने में कर दिया? 11 लाख करोड़ में 11,000 करोड़ में 37,000 करोड़ रुपए उसका माफ कर दिया। 37,000 करोड़ 48,000 करोड़ में से कितना होता है? मानो आपने 1 करोड़ का लोन लिया हो और बैंक बोले आपका 80 लाख माफ, और 20 लाख के लिए आपको मिलेगा 7 महीने का समय। सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी उसकी, सारी कंपनियां छोड़ दी, और भैया यही फॉर्मूला हम इंसान के लिए भी अप्लाई कर लो यार। और जी न्यूज का पत्रकार पहुंच गया पंजाब में। हमारे लीडर हैं धर्मेंद्र सिंह हरमन भारती जी, उनके कार्यालय पे भीड़ आती है, रोज आते हैं 500,000 लोग। वहां पहुंच गया, जी न्यूज का पत्रकार बोलता है भाई ऐसे कर्जा माफ थोड़ी होगा आम जनता का। जनता ही बोलने लगी, हमने कुछ नहीं बोला, जनता बोलने लगी। कहते सुभाष चंद्रा कैसे हुआ था? कहते वो तो बड़ा आदमी है, उसका तो हो जाएगा, आम जनता का नहीं होगा। बस इतना बोला था और जनता ने उसको फिर नहीं, कैसे मैं नहीं बोल सकता क्या किया, लेकिन जनता ने अपने हिसाब से, भाई जनता तो जनता है, जनता क्या करेगी। तुम्हें भी कोई कह सकता है वो तो अमीर आदमी है। उसका जवाब यही है कि अमीरों के लिए भी कानून है। जिस कानून से उसका किया गया है वही वाले कानून से हमारा कर दो। लड़ना नहीं, तुमने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, लड़ना नहीं। और मैं बता रहा हूं, जब तक तुम अहिंसक रहोगे तब तक यह आंदोलन सही चलेगा। अगर तुम हिंसक हुए तो उन्हें तुम्हें हराना बहुत आसान हो जाएगा। वो तुम्हें जेल में डाल देंगे, 2 मिनट लगेंगे, मुझे भी डाल देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से। हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। अभी हिमाचल में एक व्यक्ति का सर्विस स्टेशन था, उसको सील कराने गए। हमारे हिमाचल के प्रभारी हैं विनय शर्मा भारती जी, उन्होंने बात की, समझाया, डीसी से बात की, कलेक्टर से बात की, कानूनी तरीके से, और उसको रुकवाने का काम किया। उसको 1 महीने का समय तुरंत मिला। अब केस कर रहे हैं, देखते हैं कुछ और समय मिल जाए तो।
कानून हाथ में मत लेना, तुमने मारना पीटना नहीं है, लेकिन हाँ कानून के अधिकार का इस्तेमाल करना है। जैसे कोई रिकवरी वाला आता है, तो मैंने इतनी वीडियो डाली है, रिकवरी वाला है, कुछ बहस नहीं करनी, भाई साहब डीआरए का सर्टिफिकेट दिखाइए। ये अधिकार है आपका पूछना कि डीआरए क्या है, डेप्ट रिकवरी एजेंट, सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप मेरे घर आए हो विजिटिंग के लिए, आपको कोई परमिशन मिली होगी ना, लेटर दिखा दो, भाग जाएगा, क्योंकि ये लेटर वेटर लेके नहीं आते। इन्हें लगता है जनता तो मूर्ख है, भेड़ बकरी है, इन्हें अपने कानून थोड़ी पता है, इन्हें अपने अधिकार थोड़ी पता है। और जब बात करो तो वीडियो, हाँ ये फोन जो है ये तुम्हारा हथियार है, इसको जरूर ऑन कर लेना कि भैया बताओ क्या कह रहे थे, कर गाली गलौज, तो कर बदतमीजी। किसी को भी आपकी मानहानि करने का अधिकार नहीं है। संविधान ये कहता है आपने कर्जा लिया, कर्जा लेना कोई अपराध नहीं है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे ये कोई अपराध नहीं है, कोई आपको अपराधी नहीं बना सकता। गलती है, मिस्टेक है, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती आपके कारण से भी हो सकती है, दूसरे कारण से भी हो सकती है। और जब जब तुम पदाधिकारी बन जाओगे, यहां पद नहीं है, यहां तो जिम्मेदारी है, यहां तो काम है। ये जितने भी तुम्हें पदाधिकारी दिख रहे हैं, राष्ट्रीय टीम में, प्रदेश टीम में, इन सबको कोई ना कोई दायित्व मिला, कोई ना कोई जिम्मेदारी मिली। और कैसे मिला? पहले इन्होंने काम करके दिखाया, अच्छा काम किया तो इन्हें पदाधिकारी बना दिया। यहां भी जितने लोग हैं, आपको पदाधिकारी तब बनाया जाएगा जब आप काम करोगे, ये ध्यान रखना। और काम क्या करना है? छुट्टी वाले दिन, जब आपके पास समय हो, 1 घंटे का, 2 घंटे का, अपने मोहल्ले पड़ोस में, अपने वार्ड में, एक वार्ड में 200, 250, 300 घरों पे जाओ और लोगों को बताओ भैया कर्जे के कारण कोई गलत कदम मत उठाना, मैं आपका भाई आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बता देना। आपके सबके व्हाट्सएप ग्रुप बने, किसी के यहाँ कोई बदतमीजी करने चला जाए, कोई गाली गलौज करे, सबके सब उठ करके उसके यहाँ चले जाओ। भाई मेरा भाई है, बदतमीजी कैसे कर रहा है इसके साथ तू? ठीक है पैसा दे देगा यार, बाहर थोड़ी ना, भाग थोड़े ना है, विजय माल्या थोड़ी समझा हमें यार, हम तो यहीं रहने वाले, हम भागेंगे थोड़े ही, समय दे दे भाई। जब आप इस तरह से बात करेंगे और एक दूसरे की लड़ाई लड़ेंगे तो हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। यहां कई लोग स्वार्थी हो सकते हैं जो ये चाहते हैं सिर्फ मेरा कर्जा माफ हो जाए। मैं बता रहा हूं, अकेले अकेले लड़ाई लड़ोगे, हार जाओगे। किसी का कर्जा माफ नहीं होगा। माफ तभी होगा जब हम संगठित होंगे, और जिस दिन होगा सबका साथ में होगा। इस लालच में मत फंस जाना कि मेरा हो जाए, मैं निकल जाऊं और बाकी भाड़ में जाए सब लोग। अगर मैं भी यही सोचता रहता तो मुझ पर कर्जा नहीं है भाई, मैं घर बैठा होता यार। पिछले 1.5 साल से कोई काम नहीं कर रहा मैं, और मैं अकेला नहीं हूं, मेरी टीम के साथी कोई काम नहीं कर रहे हम। फुल टाइम हमारा काम सिर्फ यही है, जनता की सेवा करना, लोगों की मदद करना। आज भी जा रहा हूं एक व्यक्ति से मिलने के लिए, क्योंकि हमें दिल्ली में एक बड़ा कार्यालय चाहिए होगा, जहां पर अब ऐसे कब तक हम किराए पर बैठे रहेंगे, यहाँ पर रेंट देंगे, फिर कार्यक्रम करेंगे, बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कोई बड़ा कार्यालय मिल जाए जहाँ पर हम लोग 100-200 लोगों की ऐसी गैदरिंग कर पाया करें, क्योंकि बहुत लोग मिलने आना चाहते हैं। तुम लोगों को भी बैठने के लिए कहीं स्पेस हो, कहीं आ सके। तो अभी मालवीय नगर में ऑफिस है, लेकिन वहाँ 50 लोग आ जाए तो भीड़ हो जाती है, इतना बड़ा स्पेस नहीं है। तो कुछ 500-1000 गज का कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूँ मैं, जहाँ पर हम बैठ जाएँ, लोगों से मिल पाएँ, लोगों की समस्याएँ सुन पाएँ। और नई दिल्ली में हो, इस एरिया में होगा तो ये है कि आना आसान है लोगों को। कहीं अंदर ले लिया जाए, अभी नजफगढ़ में जाके मैं ले लूँ और पता चला लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूँ, निःशुल्क लड़ रहा हूँ। अब तुम मेरे हाथ पैर, मेरी आंखें, मेरी आवाज, मेरी टीम के मेंबर, मेरे साथी तुम बनने जा रहे हो। किसी से 1 रुपया भी मत लेना। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर 10, 20, 50 रुपए लोगे, कोई दे देगा, लेकिन वो दिल से नहीं देगा। और जब वो दिल से नहीं देगा ना, तो ऐसा पैसा ना पता नहीं कहां निकल जाए यार। इस बात को मान लेना, जो बेईमानी से किसी का दिल दुखाकर पैसा कमाओगे ना, वो पैसा हजम नहीं होगा भाई। इस समय लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, उनका साथ देने का समय है। मैं ये नहीं कह रहा तुम उन्हें पैसे से मदद करो, क्योंकि तुम्हारी भी स्थिति नहीं है, हम भी पैसे से मदद नहीं करते, लेकिन कम से कम साथ खड़े हो जाओ, यही बड़ी मदद है। उसको बोलते भाई तू अपना किराया भाड़ा खुद देख ले, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और यहां भी हमारी टीम में कई लोग हैं, साहब बैनर बनवाना है, पैसे दे दो। भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं तेरा बैनर बनवा दूंगा, तुम मत जुड़ना टीम में। छोटे मोटे खर्चे तो खुद ही करने पड़ेंगे, हम भी तो खुद ही कर रहे हैं यार। ये हॉल का, अब तुम आए थे, मैं बोल देता भाई चलो टीम में आए हो ना, हॉल का हमने किराया दिया है, तुम 100-100 रुपए निकाल लो, दे देते। कई लोग हैं सक्षम है, लेकिन क्या फायदा यार। एक व्यक्ति अपना समय लगा रहा है, अपने संसाधन लगा रहा है, और मैं उस पर और बर्डन डाल दूं।
नहीं, हर कोई थोड़ा थोड़ा उठाएगा, सब काम हो जाएगा। आपको पता है ना, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो तो उंगली भी लगाने की जरूरत नहीं थी उनको बिना उंगली के उठा सकते थे, लेकिन पता है उन्होंने क्या किया था? अपनी उंगली के साथ सबको बोला सब उंगली लगा लो। क्यों? सबको लगे मेरा भी कोई योगदान है। अबे भाई तुम्हारा योगदान नहीं है, वो तो जो उठा रहा है वो तो उठा ही लेगा। ऐसे ही कई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कुछ वजन उठाना होता है, सबको बोलते हैं हाथ लगाओ थोड़ा थोड़ा, कुछ लोग हाथ नहीं लगा रहे तो जबानी लगा रहे, हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, उठ जाता है। सामूहिक रूप से संगठित होकर के काम करेंगे तो जरूर काम होगा, हम सफल होंगे। और मेरा विश्वास करिए, बैठ जाइए, सरकारों पर बहुत दबाव है, सरकार बहुत डरी हुई है, दबाव में है। समस्या यह है कि सरकार से ना कहा जा रहा है ना सहा जा रहा है। सरकार अगर ये बोल दे कि हम दबाव में हैं तो जनता के कर्ज क्यों नहीं देते? और सरकार दबाव महसूस क्यों कर रही है? क्योंकि संख्या बल हमारा बढ़ता जा रहा है। हर दिन 5-7 हजार नए लोग जुड़ रहे हैं हर दिन। पहले शुरू में कहते थे आप समस्या बना रहे हो, आपकी क्रिएट की हुई है। अब लोगों को पता चल गया ये तो समस्या सर की क्रिएट की हुई नहीं है, मैंने थोड़ी तुम्हें कर्जे में डाल दिया भाई। नहीं, आप लोगों को बुलाते हो, लोग आ जाते हैं। अबे मैं क्यों बुलाता हूं? मैं कहता हूं जो कर्जे में है वो आ जाए। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि तू आ जा और कर्जे में हो जा। जो कर्जे में वही तो आ रहे हैं, तो मेरी क्रिएट की हुई नहीं है। और ये कर्जा मुक्ति की जो क्रांति है, ये कोई राजनीतिक दल या पार्टी नहीं है, ये क्रांति है। लोग इसको अलग अलग रूप दे रहे हैं, राजनीति कर रहे हो। मैं उसमें भी कोई बुरा नहीं मानता, अच्छे काम के लिए राजनीति करना कोई बुराई नहीं है। मैं धर्म की राजनीति तो नहीं कर रहा ना, मैं जाति की राजनीति तो नहीं कर रहा, मैं बांटने की राजनीति तो नहीं कर रहा। लेकिन ये कर्जा मुक्ति क्रांति जो है वो एक्चुअल में क्रांति है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। इसको कोई राजनीतिक दल मत समझ लेना। भले ही हम राजनीतिक रूप से भी काम करें तो भी एक क्रांति ही रहने वाली है। एक क्रांति का अर्थ क्या होता है? क्रांति का अर्थ होता है किसी मुद्दे के लिए काम करना और जब तक समाधान ना हो जाए उस मुद्दे पर डटे रहना। तो ये एक ऐसी क्रांति होने वाली है। और जो मैंने स्लोगन दिया है, आपको टीम के साथियों ने दे ही दिया होगा, ये दिवाली जो आ रही है ये कर्जे वाली आखिरी दिवाली है। और ये आप सब लोग टीम को भी बताना, लोगों को भी बता देना, जिनसे मिलो नहीं बता देना बेटा कर्जे वाली आखिरी दिवाली है। इसके बाद दिवाली में कर्जा माफ हो चुका होगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, जहां जाना पड़ेगा जाएंगे, किसी के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे जोड़ेंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे। अगर राजनीति भी करनी पड़ेगी तो राजनीति भी करेंगे, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और कोई विकल्प नहीं है अब इनके पास। ना तो अमीरों का माफ नहीं करते, ना तुम सुभाष चंद्र का नहीं करते माफ। सनी देओल साहब का नोटिस निकलता है और 24 घंटे बाद बोला जाता है टेक्निकल गलती थी, टेक्निकल फॉल्ट था, इसलिए नोटिस वापस। इन आम लोगों का भी ले लो नोटिस वापस, टेक्निकल गलती वहीं होती है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़े अधिकारी ने बताया कि जब सनी देओल साहब का नोटिस निकला, उन्होंने किसी को फोन करा, उन्होंने किसी को फोन करा और उन्होंने किसी को फोन करा। आप समझ रहे हैं किसी किसी कौन है? और नोटिस रुक गया। आम इंसान की क्योंकि उतनी अप्रोच नहीं है तो नोटिस नहीं रुका। और अब उनका ऑक्शन नहीं होगा, बैंक ने मना कर दिया, ऑक्शन नहीं करेंगे और वो लोन भी नहीं भरेंगे। तो क्या होगा? माफ ही होगा। जैसे अमीरों का माफ हो जाता है, एक और अमीर का माफ हो जाएगा। अभी तक क्या था, ये बातें पर्दे के पीछे हुआ करती थी। हमने क्या करा? हमने सिर्फ एक काम करा, एक ब्लेड लिया और वो पर्दा फाड़ दिया। अभी क्या हो रहा है? जनता को सब दिख रहा है पीछे क्या हो रहा है। अब वो कह रहे हैं चौधरी साहब को रोक लो। अरे मुझे रोकने से कुछ नहीं होगा, इन्हें रोको, इन 11 लाख लोगों को रोको। और इन्हें रोकने का एक ही रास्ता है, इनका कर्जा माफ कर दो, और कुछ नहीं होने वाला इन्हें। वरना अभी तो चुनाव में 6 महीने हैं। अभी इन्हें ये समझ में नहीं आ रही है कहानी कि कहानी कहां पहुंचेगी। और मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मुझे 2 मिनट लगेंगे जनता में से 543 ऐसे लोग चुनने के लिए जो कर्जे में हो और जनता को बोला जाए यही है तुम्हारे प्रतिनिधि भैया, इस बार इन्हें वोट दो। दिल्ली में कितने लोकसभा सीटें पता है? 7। इस हॉल में बैठे हो 150-200, 7 लोग मिल जाएंगे जो चुनाव लड़ेंगे। अभी मिल जाएंगे? नहीं अभी नहीं चाहिए यार, ले लेंगे।
ये तो अभी तैयार बैठे हैं। हाँ, दिल्ली के 7 सांसदों की हालत खराब हो जाएगी, भैया ये तो गड़बड़ हो गई। विधायक कितने दिल्ली में? 70। यहां तो 70 भी मिल जाएंगे। और अभी तो बहुत सारे साथी आज पहुंचे नहीं है। अच्छा, तू आगे की है। देख रहे हो? नहीं भाई, जो मेरे, क्योंकि फेसबुक पेज पे भी लाइव चल रहा होगा, नेता भी सुनते हैं, वो सुन ले, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये जनता के शब्द हैं कि ना तुम्हें सांसद बनने देंगे, ना तुम्हें विधायक बनने देंगे, और ना ही पार्षद बनने देंगे। जाओगे कहां? हैं? हाँ, जाएंगे कहां? जब जनता ही नेताओं के खिलाफ हो जाएगी, और जब वोट मांगने आएंगे तो हम तो एक ही बात पूछेंगे, कर्जा माफ करो। सिंपल। हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारा कोई संगठन नहीं है। जो पार्टी, जो नेता आज भी कह देगा कि हम जनता का कर्जा माफ कर रहे हैं, हम उसका साथ दे देंगे। और बताओ, कल एक बड़े नेता से मैं मिला, उस नेता ने पता है क्या कहा? नाम नहीं लूंगा, बड़ा नेता है। कहता आप तो बीजेपी की बी टीम हो। मैंने अच्छा कैसे? हमें ये वाला बात आज पहली बार पता चली, हम बी टीम है। कहते नहीं, वो आप कांग्रेस के वोट तोड़ दोगे और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मैंने कांग्रेस के नेता गोबर खाते हैं क्या? कह रहा कैसी बात कर? मैंने नहीं, रोटी खाते ना। मैंने हाँ। कह रहा हाँ। मैंने जब आपको ये बात पता है तो कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता? वो क्यों नहीं बोल रहे कि हम कर्जा माफ करेंगे? क्यों मुझसे ये लड़ाई लड़वा रहे हैं? मैंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी लेटर भेजा था रामला मैदान के कार्यक्रम की फोटो के साथ कि इतने सारे लोग जुड़ गए, ये कार्यक्रम हुआ है, आप बताइए आपकी पार्टी की राय क्या है इस मुद्दे पर। मेरी अगर लड़ाई होती तो मैं उन्हें लेटर नहीं भेजता ना। और मैंने जेपी नड्डा साहब को भी भेजा, मैंने अरविंद केजरीवाल साहब को भी भेजा, बिल्कुल ओपन। और सेम लेटर, एक लाइन इधर से उधर नहीं लिखी, ये लिखा था कि भाई इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं और हम ये आंदोलन चला रहे हैं। आपको क्या लगता है, जनता की कर्जा माफी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप जनता की कर्जा माफी का समर्थन करेंगे तो हम सब लोग आपका समर्थन कर देंगे, और अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो हम ना केवल आपका विरोध करेंगे, हम आपके खिलाफ उम्मीदवार भी उतारेंगे, हम चुनाव भी लड़ेंगे, हम आपको हराएंगे। ये लिखा था मैंने। जवाब क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्हें लग रहा है ये कोई मुद्दा नहीं है। तो फिर आज क्यों डर लगने लगा कि कांग्रेस के वोट काटेंगे कि बीजेपी के वोट काटेंगे? और क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अपने वोट खुद बचाए ना, हमें क्या, हमें क्यों दोष दे रही है? बीजेपी वाले अपने वोट खुद बचाए। और मैं नहीं आऊंगा किसी के यहां बोलने के भैया तुम इसको वोट देना, उसको वोट देना। मैं तो कहूंगा भाई तुम अपना कर्जा खुद ही माफ कर लो ना जाके, क्यों किसी के चक्कर में पड़ रहे हो यार? क्यों इनके दरवाजे जाते रहेंगे, इसको ये बोलते रहेंगे, उसको बोलते रहेंगे? और जो काम करेगा, मैं आपसे आज इस मंच से वादा करके जा रहा हूं, और मैंने जो जो कमिटमेंट जब जब की है ना, मैंने पूरी की है। मैं आपको फिर आज कमिटमेंट करके जा रहा हूं, जो आप में से बेहतर काम करेगा उसे पदाधिकारी भी बनाया जाएगा, उसे जिम्मेदारी भी दी जाएगी। कल जरूरत पड़ेगी तो सांसद, विधायक, पार्षद, जिस स्तर का उसका लेवल होगा उस स्तर पर उसको राजनीतिक रूप से भी ट्रेन करने का काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, बिना ये देखे वो किस जाति का है, किस धर्म का है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है। बस उसके अंदर एक जुनून, एक जज्बा, एक जोश होना चाहिए देश की सेवा करने का। अगर आपके अंदर ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा है, आप देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आइए, यहां जनता है, नेता नहीं है। जनता का प्रतिनिधित्व करिए, जनता बनकर जनता का प्रतिनिधित्व करिए, जननायक बनिए, ऐसे नेता बनिए जो जनता की आवाज उठाए, ऐसे लीडर बनिए जो जनता की समस्याओं के समाधान करने का काम करें। और आज मैं देश की जनता से आह्वान कर रहा हूं, जनता में से ऐसे लोग आए, भले ही हम चुनाव लड़े ना लड़े, 543 ऐसे लोग तो खड़े कर दे जो नेताओं के सामने जाकर सांसद की आंख में आंखें डालकर सवाल कर सके कि सांसद साहब कर्जा माफ कर रहे हो या मैं निकलूं, कर्जा माफ कर रहे हो या मैं उतरूं चुनाव में सीधा। और करेंगे। हमारे साथ हर लोकसभा में इस समय वर्तमान में कहीं पर 10,000, कहीं पर 20,000, कहीं पर 50,000 परिवार जुड़े हुए हैं। दिल्ली में अकेले 1 लाख लोग जुड़े हमारे साथ, सोचिए 1 लाख परिवार, और दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। तो एवरेज लगाओगे अगर
तो 15-15, 20-20 हजार लोग आ जाएंगे। किसी सीट पर तो 20 हजार ज्यादा हैं। जिस दिन ये 20 हजार लोग सांसद क्या चले जाएंगे और बोलेंगे सांसद जी कर्जा माफ कर रहे हो या हम आए, तो सांसद को नींद नहीं आएगी। और इसीलिए जनता में से ही जनप्रतिनिधि चुने जाने चाहिए, ऐसे लोग जिनका दुख दर्द है वो दूसरे का दुख दर्द समझ सकता है। आपके चोट लगी होगी ना, तो आपको पता होगा चोट लगने पर कितना दर्द होता है। जब चोट नहीं लगी होगी तो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन बता नहीं पाएंगे। जनता में से ऐसे लोग आने चाहिए, वो सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, नेता बने, वो जनप्रतिनिधि बने, वो पदाधिकारी बने, लेकिन जनता में से आए। तो जनता में से जनता के नेताओं को, जनता के लोगों को, प्रतिनिधियों को तैयार करने के लिए एक जो क्रांति खड़ी की गई है, इसका नाम ये कर्जा मुक्ति क्रांति है। भले इसे कोई पार्टी का नाम दे, कोई संगठन का नाम दे, कोई कुछ कहे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आइए, इस क्रांति में आपका स्वागत है। आज पदाधिकारी बनिए, आप आगे जिम्मेदारी लीजिए। बूथ स्तर की कई लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी, कई को ब्लॉक स्तर मिलेगा, कईयों को विधानसभा, कईयों को लोकसभा स्तर का मिलेगा, कईयों को जिले का, प्रदेश का। जैसा आपका लेवल होगा उस लेवल पर